हेलो लर्नर्स, आज हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे जो एग्रीकल्चर में हुए हैं। ये क्लास 10th का एग्रीकल्चर जो चैप्टर है फोर्थ उसका पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. हमने पहले पढ़ा था इस चैप्टर में शुरू में ही कि जो एग्रीकल्चर है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ही हमारे इंडिया में ये एग्रीकल्चर की जा रही है। सस्टेन्ड यूज ऑफ द लैंड विदाउट अ compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी ने और टेक्नो इंस्टीट्यूशन ने बहुत अहम रोल प्ले किया है हम बोल सकते हैं। In spite of a development of source of irrigation, most of the farmer in a large part of country still depends upon a monsoon and natural फर्टिलिटी। तो अभी हमारे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी भी जो मानसून के और नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड हैं in order to carry on their agriculture, अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए। फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोसेस अ सीरियस चैलेंज। तो भाई ये पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके लिए ये वाला जो फंडा ये अपना रहे हैं, मेथड अपना रहे हैं, वो एक सीरियस चैलेंज है हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए। Agriculture, which provides a livelihood for more than 60% of its population, needs a serious technical and institutional reforms. हमारी एग्रीकल्चर जिसपे 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो उनका एक गुजारे का साधन है। ओके, ये इसमें ज़रूरत है कि हमें टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लेके आने होंगे। थस कोलेक्टिवाइजेशन, consolidation of holding, cooperation and abolition of a zimidar etc. were given priority to bring some institutional reform in a country after independence. इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से ये देखो जैसे कि कोलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉरपोरेशन, अबॉलिश ऑफ जिम्मेदार, ये सभी इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। लैंड की रिफॉर्म करना, ये जो हमारे पहले पता क्या 5 साल 5-year प्लान होते थे, यानी कि हर एक 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट होती है तो उसका प्लान होता था कि हम अपने इस जो 5 साल होंगे गवर्नमेंट चलाएंगे हम, तो हम ये काम करेंगे। जो फर्स्ट 5-year प्लान में लैंड रिफॉर्म के ऊपर फोकस किया गया। द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस हैज़ ऑलरेडी लीड टू द फ्रेगमेंटेशन of the land holding, necessary consolidation of holding. The law of land reforms were enacted but the implementation was lacking. भाई इनेक्ट तो कर दिए, यानी कि बना तो दिए मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, was lacking, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई थी इन लॉ में। Okay, the government of the India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s. तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए 1960s और 70s में भी कुछ रिफॉर्म लेकर आए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। और वाइट रेवोल्यूशन, अब जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, were some of the strategy initiated to improve the lot of Indian agriculture. तो इंडियन एग्रीकल्चर में ये जो टेक्नोलॉजी यूज करके ये ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आई थी हमारे इंडिया में। बट दिस टू लेड टू अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन अ फ्यू सिलेक्टेड एरिया। मगर ये जो डेवलपमेंट हुई थी ये कुछ ही सिलेक्टेड एरिया में हुई थी। देयरफॉर 1980s और 1990s में जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम थे वो इनिशिएट किए गए, जिसमें इंक्लूड थे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे। ये जो प्रोविज़न थी क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट, प्रोविज़न की गई कि अगर क्रॉप मर जाती है, क्रॉप्स को इंश्योरेंस दिया गया ड्रॉट की वजह से, फ्लड की, साइक्लोन और फायर और डिजीज़। और एस्टेब्लिश ऑफ द ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू अ फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। तो इस
डायरेक्शन में, लैंड की रिफॉर्म्स में, फार्मर्स की थोड़ी सी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारने के लिए ये देखो बैंक्स वगैरह एस्टेब्लिश की गई जिसमें उनको लो रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। ये स्कीम चलाई गई फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने इन इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन यानी कि जिसमें सिर्फ मौसम के बारे में ही बताया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो फार्मर्स के लिए वो इंट्रोड्यूस किए गए रेडियो और टेलीविजन के ऊपर। जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको MSP बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको MSP बोला जाता है, वो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए। रीन्यूमरेशन एंड अ procurement price for the important crops to check the exploitation of the farmer। तो ये सब कुछ, ये भी ऐसा भी लॉ बनाएगा जिसमें चेक किया जाएगा कि फार्मर्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा जो स्पेकुलेटर्स हैं उनकी तरफ से, और स्पेकुलेटर्स और एंड द मिडल मैन, जो मिडल मैन थे उनकी तरफ से कोई उनके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, ये सबको चेक करने के लिए भी बनाया गया। भूधन ग्राम दान, ठीक है, भूधन एंड ग्राम दान। महात्मा गांधी डिक्लेयर अ विनोबा भावे एज ही स्पिरिचुअल एयर। तो विनोबा भावे को वो एक स्पिरिचुअल मानते थे। एयर होता है विरासत, है ना, जो हम विरासत नहीं जो हम बोलेंगे उसके बाद वाला, है ना। ही हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रह। तो जो ये विनोबा भावे थे, इन्होंने सत्याग्रह जो गवर्नमेंट महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट चलाई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज वन ऑफ द वेट्रियर्स ऑफ द गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम स्वराज्य, साम्राज्य के भी वो कंसेप्ट को समझते थे। आफ्टर गांधी जी मार्टिर, जब गांधी जी शहीद हो गए थे, विनोबा भावे थे अंडरटेक अ पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। तो उन्होंने पद यात्रा शुरू कर दी जिससे वो गांधी जी के जो मैसेज था वो सारे इंटायर कंट्री में फैला रहे थे। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चरिंग एट द पंचमपली इन आंध्र प्रदेश, एक बार वो पंचमपली आंध्र प्रदेश का एक प्लेस है वहाँ पे वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिकल वेलबींग। तो वहाँ पे जो लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं थी ना, गांव वाले उन डिमांड करते थे कि हमें भी लैंड चाहिए कि ताकि हम भी इकोनॉमिकल वेलबींग हो सके हमारी। विनोबा भावे कुड नॉट बी प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली। तो वो उनको प्रॉमिस नहीं कर सकते थे, वादा नहीं कर सकते थे तभी उसी समय पे। बट अज्यूम देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटूक कोऑपरेटिंग फार्मिंग। तो फिर वो उन्होंने ये ऐसा ज़रूर बोला कि मैं इसके बारे में गवर्नमेंट से बात करूँगा, और अगर फिर वो ऐसा हो सके कोऑपरेटिंग फार्मिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप। तो श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हो जाते हैं वो इसके हक में, एंड ऑफर्ड 80 एकड़ ऑफ लैंड। तो 80 एकड़ यानी कि एकड़ लैंड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 80 लैंडलेस विलेजर को। कितना अच्छा इनिशिएटिव था, श्री रामचंद्र रेड्डी ने किया था शुरू। ओके, दिस सेक्टर वाज नोन एज अ भूधन, जिस भूदान कि भूमि को, जमीन को दान कर दिया, डोनेट कर दिया। ओके, 80 एकड़ कर दिए थे। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। फिर उसके बाद उन्होंने यात्रा की भाई और फिर इंट्रोड्यूस किया अपने आइडिया को। सम जिमीदार ऑन्ड ऑफ मैनी विलेजर ऑफन टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमंग द लैंड्स। तो बहुत से जिम्मेदार थे जो ऑनर थे, बहुत से विलेजर में बहुत ज़्यादा लैंड थी उनके पास, उन्होंने भी जो लैंडलेस लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको भी ज़मीन दे दी। इसको हम ग्रामदान बोलते हैं। ओके, ग्रामदान। However, many land owners choose to provide some part of their land to a poor farmer due to the fear of the Land Ceiling Act। तो उनको लैंड सीलिंग एक्ट से भी थोड़ा सा डर था इनको। दिस भूदान ग्रामदान मूव इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लड लेस रेवोल्यूशन। इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता था, विनोबा भावे के द्वारा चलाई गई थी। बहुत अच्छी है, देखो ये आप ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख सकते हो, इक्विपमेंट देख सकते हो, ये देखो ये मॉडर्न इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर में। ओके,
ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है एग्रीकल्चर को। इट शेयर इज द ग्रॉस जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस हैज़ रजिस्टर अ डिक्लाइन ट्रेंड। तो इसका जीडीपी इसकी डिक्लाइन होती जा रही है 1955 के ऑनवर्ड। 2010 और 11 में 52% ऑफ द टोटल वर्क, जो 52% जब वर्क था, फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्मर सेक्टर, वो फार्मर सेक्टर में से एम्प्लॉयर था, विच मेक्स अ मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस। द डिक्लाइन शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो डिक्लाइन हो रहा था जीडीपी में। इन मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये एक सीरियस कंसर्न था, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू द डिक्लाइन इन अदर स्पीयर ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन ऑफ सोसाइटी। अगर, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लो करते हैं, इसीलिए अगर एग्रीकल्चर में ही डिक्लाइन हो गया तो भाई और जो एस्पेक्ट हैं, एक सारी पूरे ऐसे बोल सकते हैं पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जीडीपी में इसका डिक्लाइन हो गया एग्रीकल्चर के मामले में, तो भाई बहुत ज़्यादा जीडीपी डिक्लाइन होएगी हमारे इंडिया की। ओके, मेजर कंसर्न था। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made a concerned efforts to modernize agriculture। तो क्या modernize agriculture पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कंसर्न एफर्ट किए, कोशिश की। Establishment of a Indian Council of Agriculture Research, ICAR, यानी ICAR, Indian Council of Agriculture Research, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट, मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्ट, ये सब कुछ प्रायोरिटी काम किए गए कि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same। तो ये इससे भी क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये सेम था कि इसमें भी कंसीडर किया जाए। फाइंड आउट व्हाई द एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। पता है आपको, एक फार्मर अब कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी फार्मिंग ही करे। क्यों? क्योंकि भाई बचता बचाता तो कुछ है नहीं, वो ऐसा माना जाता है आज आज के ज़माने में, क्योंकि ऐसा है अच्छी कमाई नहीं होती इसीलिए। फ्रॉम द टेबल 4.1, जो 4.1 था उसमें क्या हुआ ये देखते हैं। 4.1 टेबल देखते हैं। इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन मेजर सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर में 2013 और 14 में जो एग्रीकल्चर में 4.2 था, और ये फिर माइनस हो गया, कम हो गया, 0.2 हो गया 14 और 15 में, 15 और 16 में 1.1 हो गया एग्रीकल्चर में जीडीपी, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्री में 5.0 था, 5.9 हो गया, फिर 7, ये यानी कि इंडस्ट्री का बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर का कम हो रहा है। और सर्विसेज का 7.8 था, फिर 10 हो गया, फिर कम हो गया। यानी कि ये देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये सब कुछ ये हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। 4.1 टेबल से ये क्लियर हो गया है कि थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। चाहे जीडीपी रेट इम्प्रूव हो रही है अगर ऑल ओवर देखी जाए, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, मगर फिर भी हमारी पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सफिशेंट नहीं है। द ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिक्लेयरिंग, कम हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है एग्रीकल्चर में, विच इज़ एन अलार्मिंग, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। भाई इंडियन फार्मर को इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ओके किया जा रहा है, ओके यहीं पे तक था, ओके 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 ओके। व्हाई आर द फार्मर कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट ऑफ द कंट्री में बहुत से जो फार्मर हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, वो सुसाइड क्यों करते हैं? मैं बताती हूँ क्यों करते हैं।
क्यों करते हैं बेटा? वो होता क्या है, पहले तो ले लेते हैं बेचारे कर्जा, हाँ वो ले लेते हैं कर्जा, पैसे ले लेते हैं भाई, ब्याज पर लेते हैं। तो अगर उनकी फसल अच्छी नहीं होती तो भाई पैसे तो उनको क्या, चाहे आपका फसल अच्छी हो चाहे ना, पैसे तो आपको वापस करने पड़ेंगे। अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाते तो आपकी वो ज़मीन ले लेते हैं इस तरह के, उससे तंग आकर वो क्या करते हैं, वो सुसाइड वगैरह कर लेती हैं। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं सुसाइड के। अब हर एक का अलग अलग, ज़्यादातर तो ये कर्जे की वजह से ही लेती हैं, है ना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है। इट इज वॉज देयर एट द टाइम ऑफ अ कलोनाइजेशन, जब हमारा इंडिया कॉलोनी थी तब का है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि विश्वीकरण। ओके, इन द 19th सेंचुरी व्हेन द यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया, 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन इंडिया में आए थे, एट दैट टाइम टू इंडिया स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के जो मसाले थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे। फार्मर्स ऑफ द साउथ इंडिया के जो फार्मर थे इंडिया के, वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स, तो उनको इनकरेज किया जाता था कि वो ये क्रॉप्स उगाएं, मसाले वगैरह उगाएं। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द मेजर आइटम टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो अब भी ये स्पाइसेस हमारे इंडिया के बाहर जाते हैं। During the British period, cotton belt of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for the textile industry. भाई जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब भी कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मैनचेस्टर, लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो इंडस्ट्री थी वो तभी फ्लरिश हो रही थी क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिल रहा था इंडिया से। यू विल रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड 1917 इन बिहार। चंपारण मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ोगे, 1917 में स्टार्ट हुआ था बिहार में। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज, ये स्टार्टेड हुआ था क्योंकि जो फार्मर थे इस इलाके के, वर फोर्स टू ग्रो, इनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो उगाएं अपनी लैंड पे, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये भी इम्पॉर्टेंट था। विच वॉज लोकेटेड, जो कि ब्रिटेन में थी, ठीक है, क्योंकि नील से कपड़े रंगे जाते थे, ठीक है। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स, तो जिससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स नहीं उगा पाते थे, अगर वो नील की खेती करते थे तो अपनी फैमिली को कैसे वो खा पाएंगी। Under globalization, particularly after 1919, the farmer in India have been exposed to new challenge. 1919 में जो फार्मर है इंडिया के, उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चाहे हमारे इंडिया में राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस ये इसमें अच्छी प्रोडक्शन करते हैं, नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलपमेंट, मगर फिर भी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे जो डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बिकॉज ऑफ द हाई सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उधर ज़्यादा। ओके, तो ये देखते हैं पहले, है ना। ये 11th प्लान मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग, ये देखो ये 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है। प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन, यानी कि कमी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये देखो, ठीक है, भी फूड चाहिए। द सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड, ठीक है, द सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड। ओके, ये देखो क्रॉप फेलियर, प्राइस क्रैश एक्ट एज अ ट्रिगनर, यानी कि जब क्रॉप फेलियर हो जाती है तभी, ये देखो टिल डेथ टू अ स्पार्ट, ओके, डेथ कीपिंग पेस विद द राइजिंग इंडेप्टनेस। ओके, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2016 में थीम क्या थी? थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। ओके, आगे सेंटर इज इम्पोर्ट्स टू चेक प्राइस राइज, ये बियॉन्ड जीएम व्हाट दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, ये सब कुछ देखिए अब, ठीक है, ये सब कुछ इसमें उसके बारे में ही है, देख सकती हो। अब ये टिश्यू कल्टीवेशन ऑफ अ टीक क्लॉन्स, ये देखो टीक क्लॉन्स का टिश्यू कल्चर का देख सकते हो। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड, जो इंडिया एग्रीकल्चर है वो क्रॉस रोड देख रही है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ अ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया भी अच्छा प्रोड्यूसर हो, अच्छी रैंक आए हमारी इंडिया की, ठीक है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं हम एग्रीकल्चर में, तो हमें जो फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर हैं, उनकी कंडीशन को भी देखना होगा, उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव करनी होगी।
द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छा प्रॉमिस किया था वो निभाया भी, बट टुडे इट इज़ अंडर, मगर अब अंडर कंट्रोवर्सीज, अब कंट्रोवर्सी में है. इट इज बीइंग एलिग्ड दैट इट हैज़ अ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल. ये ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, जिसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है. ड्राइंग एक्वाफायर एंड अ वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी. द की वर्ड टुडे इज अ ग्रीन जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? इज रिकोगनाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाई ब्रेड वैरायटी ऑफ सीड. ओके, यानी कि अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करना. कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफायर सीड यूज वास्ट इन इंडिया? In fact, organic farming is a much in a way today. ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो अब भाई बहुत कम हो गई है हमारे इंडिया में, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. ऑर्गेनिक खेती बाड़ी हम उसको कहेंगे जहाँ पे केमिकल्स का और जो फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है. हैंस इट डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंट इन द नेगेटिव मैनर. जो ये इससे जो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इस पे इन्वायरमेंट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता. तो ये प्रॉब्लम्स देखिए, ये प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हैवी पेस्टिसाइड्स यूज आर अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री. ये देखो इस तरह, देखो ये दवाइयाँ डाली जा रही हैं इसमें, फिर हम खाते हैं, हम भी इतनी दवाइयाँ खाते हैं पेस्टिसाइड्स, है ना. A few economists think that Indian farmer have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grow smaller एंड स्मॉलर एज अ पॉपुलेशन राइज. अगर ये देखो भाई, बहुत हमें इकोनॉमिक्स ऐसा बोलते हैं भाई, अगर हमारे फार्मर हैं वो वो कम उगाएंगे, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन अबाउट 833 मिलियन, ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, विच डिपेंड्स अपॉन अ 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली hectare of agricultural land, an average of less than half or hectare per person. ओके, इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न. उनको डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग लगानी चाहिए. फॉर सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स उगानी चाहिए. दिस विल इंक्रीज इन इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस होगा साइमल्टेनियसली. ओके, बिकॉज दिस फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जतरूफा, जोजोबा नीड्स सम लेस इरीगेशन. इनको कम इरीगेशन की ज़रूरत होती है राइस और शुगर केन के मुकाबले. इंडिया इज़ अ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्शनेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ अ हाई वैल्यू क्रॉप्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हो चेंज इन अ क्रॉपिंग पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड. तो भाई देखो, हमारी इंडिया को फूड इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं. ड्यूरिंग 1960s में दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिज़ास्टर के तौर पे देखा गया. बट इफ़ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल, अगर हमारी इंडिया सीरियल दालों को इम्पोर्ट करती है वाइल एक्सप्लोटिंग हाई वैल्यू कमोडिटी, इट वुड बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स लाइक इटली, इसराइल एंड चाइल. दीज कंट्री एक्सपोर्ट फार्म प्रोड्यूस. तो जो ये वाली कंट्री है ना, इसराइल, इटली और चाइल हो गई, ये जो फ्रूट्स हैं, ओलाइज हैं, स्पेशली सीड्स हैं और वाइन है, वो प्रोड्यूस करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, और इम्पोर्ट करती हैं सिर्फ सीरियल. आर यू रेडी टू टेक दिस रिस्क? डिबेट द इशू. क्या आप इस यानी कि ये डिबेट करना चाहोगे इस पे कि हमारी कंट्री को भी क्या क्या उगाना चाहिए, हमारे फार्मर्स को क्या क्या उगाना चाहिए. ये हमारा चैप्टर है, कौन सा, 4th चैप्टर 10th क्लास की ज्योग्राफी का हो गया है आज कंप्लीट. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.